कि मिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है या एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी हमने देखा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आगे हमने ये पढ़ना है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस तरह से होता है बेटा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइट अपनी एक सीरीज बनाती है, इंफ्रारेड लाइट अपनी एक सीरीज बनाती है और अल्ट्रावायलेट लाइट एक अपनी सीरीज बनाती है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि जब आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाओगे तो उसमें से किस किस्म की लाइट इमिट होगी बेटा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि अगर आप देखें बेटा कि हाइड्रोजन जो होती है उसमें से बेटा, एक मिनट, पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर ले तो फिर मैं आप इसको पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन में से इस किस्म की जो है वो इस तरह से जो है वो स्पेक्ट्रम बनता है। देखिए बेटा, ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास है, ये एक पिक्चर है, ये हमें बताती है कि जब हाइड्रोजन से बेटा, जब हाइड्रोजन से हम इस तरह से लाइट पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इस तरह से बनता है बेटा। ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात की गई है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है बेटा वो इस तरह से बनता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो रीजन है, अभी हमने डिस्कस नहीं करना कि ये जो है वो स्पेक्ट्रम बनता है बेटा। देखिए, इस हाइड्रोजन से बेटा इंफ्रारेड लाइट भी इमिट होती है, विजिबल लाइट भी इमिट होती है, और इससे क्या इमिट होती है बेटा, ये देख लें कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट भी इमिट होती है। आप देखेंगे बेटा, ये जो सीरीज होती है बेटा, ये सीरीज जो होती है पाशन सीरीज है, और ये कौन सी सीरीज है बेटा, ये इंफ्रारेड हमारे पास है। ये देखें लिखा हुआ है इंफ्रारेड है। और उसके बाद बेटा ये विजिबल लाइट है, ये देखें ये कौन सी है बेटा, ये विजिबल सीरीज बनती है। उसके बाद बेटा आप देख लें कि ये कौन सी है, इसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट भी इमिट होती है। अब ये बेटा ये स्टार्टिंग ऑफ सीरीज है बेटा, ये जो स्टार्टिंग ऑफ सीरीज पे लाइंस एक दूसरे से दूर होती है, और जैसे जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ से इंफ्रारेड सीरीज शुरू होती है तो लाइन एक दूसरे से दूर है, और यहाँ पे लाइन एक दूसरे के क्या होती है, क्लोज होती है। और यहाँ से देखें, ये जैसे ही विजिबल सीरीज शुरू हुई तो शुरुआत में लाइनें एक दूसरे से दूर होती है, जैसे जैसे सीरीज की एंड आती है तो लाइन एक दूसरे को क्लोज आती है। आप देख सकते हैं बेटा, ये अल्ट्रावायलेट सीरीज भी जब शुरू होती है तो लाइन एक दूसरे से दूर होती है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो लाइन एक दूसरे के साथ क्या होती है, जो है वो क्लोज आ जाती है। तो शुरुआत के अंदर लाइन एक दूसरे से दूर होती है, जैसे ही सीरीज एंड होती है तो लाइनें एक दूसरे से क्लोज आ सकती है। तो ये चीज देख के आप कह सकते हैं कि जब आप हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखें, ऐसे मैं इसका एक बना देता हूँ। सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये आप कह लें कि ये हमारे पास एक ट्यूब है, और इसके अंदर इस तरह से हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म के अंदर है बेटा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है,
और ये लाइन स्पेक्ट्रम किसका बनता है बेटा, गैसेस का बनता है। इस तरह से अगर आप ट्यूब के अंदर इस तरह से आप हाइड्रोजन रख के अगर उससे कैथोड रे पास करवाओगे, तो कैथोड रे के पास करने से बेटा हाइड्रोजन क्या होगी, हाइड्रोजन में से इस तरह से लाइट निकलेगी, इस तरह से। और उस लाइट को अगर आप प्रिज्म के ऊपर ले जाओगे तो इस तरह से स्क्रीन के ऊपर इस तरह से लाइनें बनेगी, जो ये इसका स्क्रीन का पैटर्न है। तो आप कह सकते हैं कि बेटा हाइड्रोजन को अगर गैसियस स्टेट के अंदर आप एक ट्यूब के अंदर रख के उसमें से कैथोड रे पास करवाओगे, तो हाइड्रोजन में से जो लाइट इमिट होगी उसका अगर स्पेक्ट्रम लोगे तो आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन में से अल्ट्रावायलेट लाइट भी निकलती है, इंफ्रारेड लाइट भी निकलती है, और उसमें से विजिबल लाइट भी निकलती है। जैसे इनकी वेवलेंथ भी लिखी हुई है बेटा, ये देख ले, ठीक है। ये बेटा विजिबल है 565 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 410 नैनोमीटर। ये बेटा विजिबल की कितनी बेटा जो है वो वेवलेंथ निकलती है। एक वेवलेंथ ये निकलती है बेटा विजिबल की, दूसरी वेवलेंथ ये निकलती है, तीसरी वेवलेंथ ये निकलती है, चौथी वेवलेंथ ये निकलती है। चार वेवलेंथ जो होती है वो विजिबल कलर की निकलती है बेटा। ये देखें, ये यहाँ पे इसका बेटा ये देखें, ये जो है वो रेड 656, क्योंकि आपको पता है 700 नैनोमीटर जो होती है वो रेड कलर की वेवलेंथ होती है। तो बेटा ये जो 656 है ये रेड कलर है। उसके बाद ये दूसरा कलर है ब्लू कलर है, और वायलेट कलर है बेटा। 410 जो होता है वो वायलेट कलर की लाइट इससे निकलती है, ठीक है। ये देखें इसके कलर भी दिखाए गए कि ये विजिबल सीरीज में एक लाइन रेड कलर की निकलती है, बाकी ये कलर होता है, ये आगे कलर निकलते हैं। चार किस्मों की विजिबल लाइट निकलती है, और ये इंफ्रारेड निकलती है बेटा। ये जो है वो इंफ्रारेड की वेवलेंथ है। आप कह सकते हैं बेटा कि ये वेवलेंथ जो होती है ये इंफ्रारेड की वेवलेंथ है, और ये जो वेवलेंथ है बेटा ये वेवलेंथ विजिबल की है, ठीक है। और ये वेवलेंथ जो होती है बेटा ये जो होती है ये अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ निकलती है। तो ये हाइड्रोजन का बेटा स्पेक्ट्रम है। तो ये अब अगर हाइड्रोजन को किसी भी ट्यूब के अंदर रख के एक्सपेरिमेंटली उससे जो लाइट निकलती है उसका अगर स्पेक्ट्रम बनाओगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो होती है वो इस तरह से ये जो है वो इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट लाइट इमिट होती है इससे, ठीक है। तो ये हो गई, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। इनकी वेवलेंथ भी जो है वो लिखी हुई है बेटा। अब इसके एक लाइन के अंदर आप ये बात कह सकते हो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is a line spectrum and consists sharp spectral lines with defining frequencies. डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज का मकसद होता है बेटा, पतली ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, डिफाइनिंग का मकसद है मखसूस फ्रीक्वेंसीज। जैसे आप देख सकते हैं कि विजिबल के अंदर यही मखसूस फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, और इंफ्रारेड की यही निकलेंगी, और ये अल्ट्रावायलेट की निकलेंगी। और ये पतली शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस, शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस का मकसद है कि ऐसी लाइंस जिनके दरमियान स्पेस होता है, ये लाइनें एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो रही, ये वाजिया तौर पे एक दूसरे से अलग है। तो ऐसी लाइनें जो वाजिया तौर पे एक दूसरे से अलग है इनको शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है। और शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस विद डिफाइनिंग फ्रीक्वेंसीज
मींस मखसूस फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर रही होती है। तो ये बेटा स्पेक्ट्रल एनालिसिस हुआ। अब हम करते हैं बेटा कि अगर इसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करें तो बेटा जब ये स्पेक्ट्रम की स्टडी की गई तो स्पेक्ट्रम की स्टडी को करने वाले साइंटिस्टों को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट्स। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है या मुख्तलिफ चीजों का जो स्पेक्ट्रम है, जब ये बनाया गया तो देखा गया कि हर एटम का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, और हर एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो अलग होता है। किसी भी दो एटम के लाइन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के साथ जो है वो मैच नहीं करते और ये फिंगरप्रिंट की तरह बिहेव करते हैं। तो साइंटिस्टों के पास सबसे बड़ी जो साइंटिस्टों के सामने चीज थी वो ये थी कि इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना था कि अगर किसी एटम से लाइट इमिट होती है तो क्यों होती है। साइंटिस्टों को यह देखना था कि एटम में से लाइट इमिट क्यों होती है, ऐसा क्या होता है एटम के अंदर जो लाइट इमिट होती है। दूसरी बात कि अगर एटम से लाइट इमिट होती है तो डिफरेंट चीजों का जो एटम होता है उससे डिफरेंट किस्म की लाइट इमिट क्यों होती है। एटम तो सब एक जैसे होने चाहिए, फिर डिफरेंट एटम से डिफरेंट किस्मों की लाइट इमिट क्यों होती है। तो इस जो स्पेक्ट्रोग्राफी थी जिसके अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिरकार एटम से लाइट इमिट क्यों होती है, और अगर लाइट इमिट होती है तो डिफरेंट एटम से डिफरेंट लाइट क्यों इमिट होती है। तो अब हम करेंगे कि स्टडी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं बेटा। बेटा सबसे पहले साइंटिस्टों ने जब स्पेक्ट्रम की स्टडी की तो और उसके अंदर ये देखने की कोशिश की कि एटम से लाइट इमिट क्यों होती है, डिफरेंट क्यों होती है, मुख्तलिफ चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। तो बेटा सबसे पहले जो चूज किया गया वो हाइड्रोजन को किया गया। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को क्यों चूज किया गया बेटा। हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो एटम में से सिंपल एटम हाइड्रोजन का होता है, और सबसे जो सिंपल स्पेक्ट्रम होता है वो भी हाइड्रोजन का है। तो साइंटिस्ट ये समझते थे कि अगर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बाकी स्पेक्ट्रम इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट एटम भी हाइड्रोजन है और सबसे सिंपलेस्ट जो स्पेक्ट्रम है वो भी हाइड्रोजन का है। इसलिए जो है सबसे पहले जो स्टडी शुरू की गई वो हाइड्रोजन से शुरू की गई। मुख्तलिफ जो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट्स हैं उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। एक स्विस टीचर था बाल्मर। बेटा बाल्मर जो था वो एक स्विस टीचर था और उस बाल्मर ने जो है वो इसको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करना शुरू कर दिया। और बाल्मर ने स्टडी भी विजिबल रीजन को किया कि बाल्मर ने हाइड्रोजन ली, उसमें से जो हाइड्रोजन में से जो विजिबल लाइट निकलती है उसको उसने स्टडी किया कि ये जो विजिबल लाइट निकलती है ये कौन कौन सी वेवलेंथ्स वाली निकलती है और क्यों निकलती है। तो सबसे पहले जो थोड़ी बहुत सक्सेस मिली वो बाल्मर को मिली, इसलिए सबसे पहले जो हम काम समझते हैं इसके ऊपर वो बाल्मर का समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बाल्मर ने सबसे पहले बाल्मर स्टडीड स्पेक्ट्रम ऑफ
हाइड्रोजन इन visible region and concluded that spectrum of hydrogen is a line spectrum in visible region which consists following wavelengths बेटा। ठीक है बेटा। पाल्मर ने हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सपोज करे रखा और उसमें से जो विजिबल लाइट निकली उसकी स्टडी की और पाल्मर इस नतीजे पे पहुंचा कि हाइड्रोजन में से जो विजिबल लाइट निकलती है उस विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर ये वेवलेंथ्स निकलती है। ये बुक के अंदर जो आपके बुक के अंदर लिखी हुई है मैं भी वही लिख लेता हूँ। ये मैंने वहां पे फिगर में बेटा ये फिगर के अंदर भी लिखी हुई है लेकिन ये फिगर के अंदर बेटा राउंड ऑफ करके लिखी गई है। आपके बुक के अंदर जो लिखी गई है बेटा वो लिखी गई है पॉइंट की सूरत में बेटा। तो मैं बुक से देख के बेटा लिख लेता हूँ जो बुक के अंदर लिखी हुई है क्योंकि ये भी सेम है लेकिन फर्क ये है कि इसमें राउंड ऑफ कर दिया गया डेटा को बेटा। इसके अंदर बेटा जो वेवलेंथ निकलती है लेम्डा 1 इज इक्वल टू 656.2 नैनोमीटर बेटा। लेम्डा 2 इससे निकलती है बेटा 485.1 नैनोमीटर बेटा। पेज नंबर बेटा 274 पे ये लिखी हुई है आपके एसटीपी के और पंजाब के अंदर भी जाहिर सी बातें लिखी होंगी बेटा। ये होंगी 434.0 नैनोमीटर। और बेटा ये जो चौथी वेवलेंथ होती है ये चौथी वेवलेंथ होती है बेटा 410.1 नैनोमीटर। ठीक है। तो बेटा पाल्मर की क्या डिस्कवरी थी? पाल्मर की डिस्कवरी ये थी कि अगर आप इस तरह से ट्यूब लो, ठीक है, अगर इस तरह से आप ट्यूब लें और उस ट्यूब के अंदर इस तरह से हाइड्रोजन रखें और उससे कैथोड रे पास करवाएं, ठीक है, उससे अगर कैथोड रे पास करवाएं तो कैथोड रे पास करने के बाद उसमें जो लाइट निकलती है वो विजिबल के अंदर 4 वेवलेंथ कभी कभी 5वीं भी ली जाती है 356 भी ली जाती है क्योंकि 356 जो होती है ना वो इंफ्रारेड के अंदर भी आती है विजिबल के अंदर भी आती है कभी कभी वो भी ले ली जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि लेम्डा 1 लेम्डा 2 लेम्डा 3 सिर्फ 4 वेवलेंथ निकलती है। अब आपके पास पता है आपको कि विजिबल की वेवलेंथ कितनी होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक तकरीबन 300 वेवलेंथ होती है विजिबल की। लेकिन हाइड्रोजन विजिबल की कितनी इमिट करती है सिर्फ 4 इमिट करती है ये होती है। तो पाल्मर के स्टडी के मुताबिक जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है कभी कभी ये कहा जाता है कि ये बोहर की स्टडी थी कि बोहर ने ये कंक्लूड किया था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। बहरहाल पाल्मर है जो है वो बोहर है इनकी ये स्टडी थी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है और हाइड्रोजन में जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के उसमें से कैथोड रे पास करवाओगे तो विजिबल रीजन के अंदर उसमें से 4 किस्मों की वेवलेंथ निकलेगी जो ये है। अब दूसरा स्टेज आता है, ठीक है, ये तो एक पता लग गया कि हाइड्रोजन में ये वेवलेंथ इमिट होती है वो यहाँ पे भी लिखी हुई है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी लिखी हुई है इंफ्रारेड भी लिखी हुई है अल्ट्रावायलेट भी लिखी हुई है
और इसके अंदर ये इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो ये तो लिखी हुई है। अब दूसरा स्टेज ये है कि इस बात को डिस्कवर करना है कि आखिरकार ये लाइट एटम में से कहां से निकलती है। अब आपको पता है कि कैसे निकलती है, कहां से निकलती है, लेकिन जब इस चीज का पता नहीं था कि ये एटम से कहां से निकलती है, क्योंकि जब ये बाल्मर वगैरह के फार्मूले बने थे उस वक्त बोहर की थ्योरी नहीं थी, बोहर की थ्योरी तो बाद में आई है। तो उस वक्त ये थ्योरी नहीं थी ऑर्बिट्स वाली के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इधर उधर जाएंगे नहीं जाएंगे फिर लाइट इमिट करेंगे, ये तो थ्योरी ही नहीं थी। बोहर की थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बोहर की थ्योरी तो बाद में आई है। तो बाल्मर वालों ने और रेबर्ग ने, बाल्मर था रेबर्ग था, मुख्तलिफ जो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट्स थे, उन्होंने कोशिश की कि इस बात को एक्सप्लेन किया जा सके कि हाइड्रोजन में से यही 4 किस्मों की वेवलेंथ क्यों निकलती है, बाकी 300 वेवलेंथ जो होती है विजिबल की वो क्यों नहीं निकलती, या हमेशा यही क्यों निकलती है। अब हाइड्रोजन को कुछ भी कर लो उसमें से यही निकलनी है, मीन्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात साइंटिस्टों को एक्सप्लेन करनी थी कि इसी किस्म की लाइट क्यों निकलती है और ये जो है वो कहां से निकलती है, रीजन क्या है इसका, और डिफरेंट आइटम से फिर डिफरेंट आइटम से डिफरेंट क्यों निकलती है, इसका रीजन क्या है, ये ढूंढना था। बेटा बाल्मर और रेबर्ग, बाल्मर ने फार्मूला बनाया विजिबल के लिए, रेबर्ग ने फार्मूला बनाया सब रीजन्स के लिए। बहरहाल आप कह सकते हैं कि बाल्मर और रेबर्ग एक फार्मूला बनाने के अंदर कामयाब हो गए, जिस फार्मूला के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज रख के आप इन वेवलेंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हुई एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट कि एक्सपेरिमेंट ने इस और एन की वैल्यू जो थी वो p+1 p+2 p+3 इस तरह से रखी गई, मीन्स 3 4 5 इस तरह से रखी गई। तो बेटा ये एक फार्मूला बनाने में कामयाब हो गए कि जो हाइड्रोजन होती है उससे ये जो लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा ये 1/λ इज इक्वल टू रेबस कांस्टेंट 1/p² माइनस 1 या 1/n1² माइनस 1/n2² किसी भी तरह लिख सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर n1 n2 लिखो कोई मसला नहीं, p लिखे n लिखे मसला नहीं है। तो बेटा ये फार्मूला दिया और इस फार्मूले के अंदर अगर आप p की वैल्यू 2 रखोगे, p की वैल्यू 2 रखनी है और n की वैल्यू अगर 3 रखोगे, p की वैल्यू 2 रखोगे n की वैल्यू 3 रखोगे तो जवाब ये आ जाएगा। करके देख लीजिए, रेबस कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है आपके बुक के अंदर, आप देख लिए 1 पॉइंट समथिंग है तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप p की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू अगर 4 रखोगे जवाब ये आ जाएगा। अगर आप p की वैल्यू 2 रखोगे और n की वैल्यू 5 रखोगे जवाब ये आ जाएगा। p की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू 6 रखोगे जवाब ये आ जाएगा। मीन्स बाल्मर और रेबर्ग एक फार्मूला बनाने में कामयाब हो गए, जिस फार्मूला के अंदर अगर आप p की वैल्यू 2 रखो और n की वैल्यू 3 4 5 इस तरह से रखो तो ये आपको फार्मूला ये वेवलेंथ कैलकुलेट करके दे सकता है। ये एक एम्पिरिकल फार्मूला था। अब यहाँ पे p की वैल्यू 2 क्या होती है, n की वैल्यू 3 4 5 क्या होती है, अभी आपको पता है। लेकिन जब ये फार्मूला बना था तो उस वक्त ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी कि p का मकसद 2 क्यों है। ये तो बोहर की थ्योरी के बाद आया। बोहर ने कहा कि p का मकसद 2 क्यों है, जो है वो n का मकसद 3 4 क्यों है, ये तो बोहर की थ्योरी से आता है। लेकिन आप ये समझे कि उस वक्त बोहर की थ्योरी नहीं थी, फार्मूला आ गया, फार्मूले के पीछे थ्योरी है ही नहीं।
कि P का मकसद 2 क्यों है, N का मकसद 3 4, इस तरह से इसका क्या कोई एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होगी, ऐसा नहीं होगी, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था कि P2 क्या होता है, 3 4 क्या होता है, मकसद क्या होता है, क्योंकि ये तो हमें एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन जो हमें दी, वो किसने दी, वो हमें दी बोहर ने। जबकि बोहर की जब नहीं थी, जब बोहर नहीं था, तो फिर इस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था कि P का मकसद 2 3, ये तो जस्ट एक फार्मूला था। अब आपके माइंड में होगा जब थ्योरी नहीं फार्मूला कैसे आया। फिजिक्स के अंदर कई बार ऐसा हुआ है। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, उसके ऊपर मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसने फार्मूले भी बना दिए, स्पीड भी कैलकुलेट कर दी। वो तो बाद में जाके हर्ट्ज ने डिस्कवर की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो ये कोई मसला नहीं होता। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, स्टीफन ने लॉ दे दिया, कैलकुलेशन कोई नहीं थी, फिर बोल्ट्जमैन ने आके इसको कैलकुलेट करके दिखाया। तो ऐसे कई बार हुआ है कि फार्मूले आ गए, फार्मूला ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देख, फार्मूला आ गया, एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, तो ऐसा होता है। तो ये बाल्मर ने फार्मूला बना दिया, और बाल्मर का फार्मूला सक्सेसफुली ये वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा था कि ये हाइड्रोजन के अंदर होगी। बाल्मर के बाद लाइमन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और लाइमन ने कहा सिर्फ विजिबल लाइट इमिट नहीं होती, अल्ट्रावायलेट भी होती है। और लाइमन ने इसी फार्मूले को थोड़ा चेंज किया, और उसने P की वैल्यू 1 रख दी, N की वैल्यू 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, तो वही अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कैलकुलेट हो रही थी जो हाइड्रोजन में से इमिट हो रही थी। इसके बाद पाशन आया, फंड आया, ब्रैकेट सीरीज है, सबने P की वैल्यूज को चेंज किया, N की वैल्यूज को चेंज किया, तो देखा गया कि इंफ्रारेड लाइट भी हाइड्रोजन से निकलती, और फार्मूले कैलकुलेशन इंफ्रारेड की भी सही दे रहे थे, विजिबल की भी सही दे रहे थे, और अल्ट्रावायलेट की भी कैलकुलेशन सही दे रहे थे। तो मतलब ये, वो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि एक जनरल फार्मूला बना लिया रेबर्ग ने, और रेबर्ग ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए एक जनरल फार्मूला बना लिया ये, और अगर इस फार्मूले के अंदर P की वैल्यू 2 रखते हो तो बाल्मर की सीरीज एक्सप्लेन हो जाती है। मींस बाल्मर की सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट, एक्सप्लेन नहीं, कैलकुलेट हो जाती है। और अगर P की वैल्यू आप 1 रखते हो तो लेमन सीरीज के अंदर जो अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ है वो 1 से कैलकुलेट हो जाती है। अगर आप 3 4 5 रखोगे तो ब्रैकेट पाशन P फंड सीरीज जो होती है, फंड सीरीज जो होती है, वो कैलकुलेट हो जाती है। मतलब ये कभी कभी कहा जाता है कि ये रेबर्ग का बनाया हुआ फार्मूला है, जो मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ बाल्मर ने इस्तेमाल किया, लेमन ने खुद इस्तेमाल किया, पाशन ने किया, ब्रैकेट ने किया, पी फंड ने किया, तो मुख्तलिफ वेवलेंथ जो होती है वो इस तरह से कैलकुलेट हो गई। फंड सीरीज है, पाशन सीरीज है, मुख्तलिफ सीरीज कैलकुलेट हो गई। लेकिन हमारी बात वही की वही रही, फार्मूला तो बना, लेकिन फार्मूला के अंदर इस बात का जवाब नहीं आया कि लाइट इमिट क्यों होती है। फार्मूला बन गया, बाल्मर ने बनाया, लेमन ने बनाया, पशन ने बनाया, ब्रैकेट ने बनाया, फन ने बनाया, किसी ने भी बनाया, लेकिन फार्मूले बन गए। फार्मूला के अंदर वैल्यूज को तब्दील करने से कैलकुलेशन भी आ गई, लेकिन मसला वही का वही रहा कि एटम में से लाइट इमिट क्यों होती है, और अगर एटम में से लाइट इमिट होती है तो डिफरेंट एटम से ये डिफरेंट लाइट इमिट क्यों होती है, इसकी सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन नहीं आई। लेकिन बहरहाल जब कोई मैथमेटिक्स किसी चीज की आती है तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी होती है कि मैथमेटिक्स एक तो गलत नहीं होती अगर उसने रूल्स वायलेट नहीं किए। अगर आपने ऐसी मैथमेटिक्स किसी चीज की बनाई है जिसके अंदर बेसिक मैथमेटिकल रूल्स जो होते हैं आपने वायलेट नहीं किए, तो मैथमेटिक्स गलत नहीं होती। मैक्सवेल ने देख ले, मैक्सवेल ने बाकायदे कैलकुलेशंस कर ली, उसने इक्वेशंस बना ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी,
और उसने कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, जाके उसको डिस्कवर करें। बाद में डिस्कवर हुए, वाकई ऐसा होता है। आप देख लें 1916 के अंदर आइंस्टाइन ने मैथमेटिक्स की बुनियाद पे जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें उसने प्रिडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होंगी, जाके डिस्कवर करें। ठीक है, और एक नया ग्रेविटी का कानून 2016 के अंदर लाइगो ने डिस्कवर कर ली। वाकई आइंस्टाइन की बात सही थी। तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी होती है कि मैथमेटिक्स जो होती है वो कभी गलत नहीं होती अगर उसको वायलेट नहीं किया गया रूल्स को। और दूसरी बात, मैथमेटिक्स आपको कोई ना कोई क्लू देगी, आपको इशारा देगी कि आप इस सेंस में सोचें तो आपको जवाब मिल जाएगा, आपकी थ्योरी आपको मिल जाएगी। अब ये फार्मूला बन गया, मैथमेटिकल फार्मूला है। ये फार्मूला आपको लगता है कोई क्लू दे रहा है, लगता है कोई आपको इशारा दे रहा है कि इस तरह सोचे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये फार्मूला एक दे रहा है, क्लू दे रहा है। फार्मूला कहता है कि फार्मूले के अंदर एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स है बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स है बेटा। कौन से टर्म? 1/p² माइनस 1/n², ये दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है बेटा। तो मैथमेटिक्स आपको इशारा दे रही थी कि एटम के अंदर कोई चीजें हैं जिनके दरमियान डिफरेंस है। आप इस तरह से सोचें, एटम के अंदर कुछ ऐसा है जिसके दरमियान डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस की वजह से ये लाइट भी इमिट हो रही और डिफरेंट भी इमिट हो रही। मीन्स मैथमेटिकल फार्मूला जो है उसके अंदर दो टर्म्स के अंदर डिफरेंस है, कि दो टर्म के अंदर जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस जो होता है यही सबब है। किसका सबब है? ये लाइट के इमिट होने का सबब है और डिफरेंट लाइट के इमिट होने का भी सबब है। तो ये हो गई बेटा बाल्मर की या रेबर्ग वालों की स्टडी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया और उसके लिए फार्मूलाज बनाए गए। फार्मूलाज ने मुख्तलिफ सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ्स होती उनको मैथमेटिकली मुख्तलिफ p की वैल्यूज और n की वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करके दिया। अब हम कल इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि क्या कहती है एटम की थ्योरीज, इसके बारे में इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।